हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? चलिए हम लोग अपना जो सीटेड फरवरी में होना है उसके लिए एसएसटी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का निचोड़ प्लस एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो उसी के क्रम में आज ये हमारा 31 नंबर का वीडियो है। इसके पहले के 30 वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। चलिए आज जो है मैंने आपसे कहा था कि मंडे से हम थोड़ा सा क्लासेस में चेंज करेंगे, तो वो चेंज के साथ आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग बताइएगा क्या इस तरह का जो चेंज हमारे माध्यम से किया जा रहा है, हमारे द्वारा किया जा रहा है, वो आपको पसंद है या फिर हम लोग पहले जिस तरह से कर रहे थे कि एक एक लाइन एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे वो वाला तरीका आपको चाहिए? ठीक है, चलिए हम लोग अभी हिस्ट्री और पॉलिटी देखेंगे। हिस्ट्री में हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री का मुगल एम्पायर यानी कि जो मुगल साम्राज्य है उसको देखने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से उठाए गए हैं और वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो एग्जाम में हिट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने देखा था कि जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत है उसका समापन हुआ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का समापन हुआ किसके माध्यम से किया गया? तो हमने आपको बताया था कि जो लोदी वंश है उसके अंतिम जो शासक हुए जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को किसको? इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इनको पूरी तरह से पराजित कर दिया जाता है। और यहीं से मान लिया जाता है कि भारत देश में जो मुगल हैं उन्होंने अपने पैर जमा लिए, अर्थात उनकी जो स्टार्टिंग है, उनका जो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो हो गई। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि 1526 में जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत में हमने 5 वंशों को देखा था जिसमें आपको याद तो होगा ही कौन कौन थे। एक तो हमने देखा था गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम, हमने खिलजी देखा, खिलजी, तुगलक देखा, तुगलक, और सैयद तथा लोदी। ठीक है, इन 5 वंशों को हमने देख लिया था। अब हम लोग किसको देखने वाले हैं? अब हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। इसमें आपको यानी कि इस चैप्टर में आपको केवल उन्हीं शासकों के बारे में पढ़ना है जो कि काफ़ी शक्तिशाली रहे, काफ़ी पावरफुल रहे हैं। उन शासकों के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे जो बहुत डिक्लाइन फेज में आए हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? बाबर से शुरू करेंगे। ठीक है, बाबर से शुरू करेंगे, औरंगजेब तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? औरंगजेब तक जाएंगे। बाबर 1526 में यहाँ पे आ गए तो 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो यहाँ तक का जो इतिहास है वो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एकदम शॉर्ट में, और हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे बाइलिंगुअल। ठीक है, चलिए कौन कौन से शासक हैं फौरन एक मतलब सरसरी निगाह में देख लीजिए ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाए कि हम लोग किसको किसको आज देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बाबर को ही देखेंगे। ठीक है, बाबर के जो बेटे हुए हुमायूं, इन्हें देखेंगे। हुमायूं का जो पुत्र रहे हैं उन्हें हम कहते हैं अकबर। ठीक है, अकबर के बेटे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जिनको सलीम भी कहा जाता है। जहांगीर के बाद आए शाहजहां, और शाहजहां के बाद आप देखेंगे किसको? क्या नाम है उनका? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, तो बस इतने लोगों के बारे में आज की वीडियो में कवर किया जाएगा। एकदम आपको ये क्रोनोलॉजी रटी रहनी चाहिए कि सबसे पहले बाबर के द्वारा शुरुआत की जाती है मुगल साम्राज्य की। उनके पुत्र हुमायूं हुए जिनका जो मतलब प्रशासन है वो काफ़ी लड़खड़ाता रहा। 2 फेजेस में हम लोग इनका प्रशासन देखेंगे। और उसके बाद अकबर, जिनके बारे में पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अकबर से ही बनते हैं। और उसके बाद इनके बेटे जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की 1707 में हो जाती है मृत्यु। और यहीं से मान लिया जाता है कि जो मुगल साम्राज्य है उसका डिक्लाइन एरा शुरू हुआ है, अर्थात इनके जो सक्सेसर हुए वो सबके सब कैसे रहे हैं? बहुत कमज़ोर रहे हैं, मतलब छुछुई पटाखा जैसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कभी कभी हमारे मन में ये बात आती होगी, ये एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट पिक्चर उठाई गई है, एनसीईआरटी से ही मतलब एनसीईआरटी के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं लिया गया है हमारे द्वारा। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिल्ली में लाल किले पे झंडा फहराया जाता है। कमेंट करके बताइए कब फहराया जाता है, 15 अगस्त पे या फिर 26 जनवरी पे? ठीक है, तो देखिए ये जो दिल्ली में लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा है, आज तो हम लोग ये संरचना देख रहे हैं कि हाँ बाबू दिल्ली में लाल किला है, लेकिन कभी कभी तो हमारे मन में इस बात के बारे में सोचने की मतलब आ ही जाता होगा ना कि आखिर ये लाल किला बनवाया किसने? ये किसके जो है दिमाग की उपज थी? किसके टाइम पीरियड में इतना प्यारा स्थापत्य बना? आता है कि नहीं माइंड में? मान लीजिए दिल्ली का लाल किला बहुत फेमस है तो हो सकता है आपके मन में ना आता हो, पहले से ही जानते हो, लेकिन और जो मतलब कि
कुछ अन्य चीज़ें देखते हैं, तब तो एक बार आ ही जाता है ना कि आखिर किसने सोचा रहा होगा कि हाँ चलो इसको हम बनवाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ध्यान रखिएगा, आज हम लोग जो दिल्ली का लाल किला देखते हैं उसको बनवाने का जो काम है वो मुगलों के द्वारा करवाया गया था, और इन्होंने ना केवल दिल्ली में फतेहपुर सीकरी और इसके साथ साथ आगरा, इन सारे जगहों पे भी काफ़ी अच्छी इमारतें बनवाई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले जब आप मुगलों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको यही पता होना चाहिए कि आखिरकार मुगल थे कौन। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि मुगल थे कौन तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आज की जो स्थिति है उसमें क्या होता है कि सामान्यतः सजातीय विवाह हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं, क्या मतलब है, होते ही हैं। ठीक है, सजाती इट मीन्स एक ही जाति में विवाह होना है। लेकिन आप देखिए ये जो मुगल हैं, ठीक है, मुगल जो हैं, आप ध्यान से देखिए, ये लोग माता की तरफ से, अर्थात इनकी जो माँ थी वो मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि चाइना या मध्य एशिया से बिलोंग करते थे, इनसे बिलोंग करती थी, अर्थात इनके वंश से संबंधित थी। ठीक है, तो यानी कि ये माता की तरफ से मंगोल थे, लेकिन अगर पिता की तरफ से बात करें तो ये तैमूर से बिलोंग करते थे, अर्थात पिता जो है ये, ऐसा नहीं है कि पिता तैमूर थे, नहीं, तैमूर के वंशज माने जाते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं जो तैमूर हैं उन्हीं की वंशावली में ही जो मुगल है उनका जन्म हुआ पिता की तरफ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये तैमूर कौन है, तो ईरान, इराक और तुर्की के शासक रहे हैं, इन्हीं के वंशज हैं। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है कि यद्यपि जो मुगल हैं वो माता की तरफ से मंगोल थे, पिता की तरफ से तैमूर, लेकिन बावजूद इसके ये अपने आप को मंगोल कहलाना कभी पसंद नहीं करते थे, अर्थात मंगोल का वंशज कहलाना इन्हें पसंद नहीं था। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि चंगेज खान जो है वो बहुत ही क्रूर शासक के रूप में उसकी छवि बनी हुई थी। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि ये लोग पिता की तरफ से तैमूर थे और अपने आप को तैमूर का वंशज कहलवाने में थोड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे, यानी कि उन्हें लगता था कि हाँ भाई कुछ तो बात है। तो उसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि तैमूर का जो इतिहास है ना वो विजेता के रूप में रहा है। क्या रहा है, विजेता के रूप में। आपने पढ़ा होगा कि 1398 में तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया जाता है और दिल्ली को जीत लिया जाता है। इट मीन्स एकदम तहस नहस कर दिया जाता है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि यहाँ पे जाकर के हम लोग शासन करेंगे, उनका उद्देश्य था कि बहुत सारा धन संपदा मिलेगा उसको लूट के चले आएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जो मंगोल, मुगल जो है वो माता की तरफ से मंगोल थे, पिता की तरफ से तैमूर थे। तैमूर कहलवाना पसंद था, क्यों, क्योंकि 1398 में तैमूर लंग जो है वो दिल्ली को जीत लेते हैं, दिल्ली में घनघोर तबाही करते हैं। और मंगोल कहलाना क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि चंगेज खान जो है उनकी छवि बहुत ही गंदी थी, अर्थात बहुत ही क्रूर आक्रांता के रूप में उनको जाना जाता था। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे टाइमलाइन कि कौन से बादशाह। और हाँ, एक बात, जैसे दिल्ली सल्तनत में क्या होता था, दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक हुए वो अपने आप को सुल्तान कहलाते थे। क्या कहते थे, सुल्तान कहते थे। लेकिन आप देखेंगे कि जो मुगल है ना वो अपने आप को बादशाह कहते हैं, तो इस वजह से इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो शासक है वो तो वही हो जाएंगे 1526 में जिनके द्वारा स्थापना की गई, नाम क्या है, बाबर। तो बाबर की क्या उपलब्धियां रही हैं ये आप जानिए। आप देखिए 1526 में बाबर भारत आते हैं और 1530 तक इनका टोटल जीवन काल रहता है। आप देखेंगे कि 1526 से लेकर 1530 तक, मतलब जब तक मर नहीं गए, ये युद्ध ही करते रहे। जैसे 1526 में इनके द्वारा युद्ध किया जाता है, पानीपत का पहला युद्ध। 1527 में ये खानुआ का युद्ध करते हैं, राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। और तीसरा जो है 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, जो कि राजपूतों को इनके द्वारा पराजित किया जाता है। और वहीं आप देखेंगे 1529 में, कब, 1529 में एक और युद्ध होता है जिसे कहते हैं घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो ये 4 युद्ध है। इसके लिए ना लोग बहुत अच्छी एक प्यारी सी ट्रिक्स बनाए हुए हैं। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। तो आप भी याद रख सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, पानी पीकर इट मीन्स पानीपत का युद्ध, खाना खाकर इट मीन्स खानवा का युद्ध, चंदेरी चली अर्थात चंदेरी का युद्ध, घाघरा पहनकर इट मीन्स घाघरा का युद्ध। ठीक है, चले थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो आप देखिए 12 साल की उम्र में जो बाबर हैं, 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी इनको छोड़नी पड़ी। लेकिन मतलब कि क्यों छोड़नी पड़ी, इसके पीछे का क्या कारण था, क्योंकि जो उज़्बेक थे ना उनके द्वारा इनको पीट पीट के लाटा कर दिया गया था, अर्थात कहें तो कहीं ना कहीं इनको ना वहाँ से पराजित करके भगा दिया गया था। ये अपनी मनमर्जी से नहीं छोड़े थे फरगना को, फरगना छोड़ने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा था। तो आप एकदम याद रखिए कि 12 साल की उम्र में फरगना की जो गद्दी है वो छोड़नी पड़ी थी। और क्यों छोड़ी, मतलब कि क्योंकि
जो उज़्बेक हैं, जो कि मंगोलों की ही एक शाखा है, उनके द्वारा इनको भगा दिया गया था। चलिए आगे देखें, और बाकी इनके द्वारा ये युद्ध वगैरह किया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, अब ना जैसे कोई स्टैंडर्ड लेवल की बुक पढ़ने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी कहानी मिलेगी कि इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए कई शासकों ने, जिसमें कुछ राजपूत टाइप के शासक थे, उन्होंने इनको निमंत्रण दिया था। लेकिन एनसीईआरटी में इस तरह की कोई बात नहीं दी गई है। तो जो पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ के आपको अपना टाइम नहीं लॉस करना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। और ये है बाबर, इनका आप चित्र देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, दूसरे जो शासक हैं वो कौन है, हुमायूं। इनका टाइम पीरियड 2 टाइम में, यानी कि 2 फेजेस में है। पहला जो फेज रहा है वो 1530 से 1540 रहा है। कैसे? तो 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है तो 1530 में ये शासक बन जाते हैं, क्योंकि इनके पुत्र थे। 1530 से 1540 तक तो ये शासक बन के रहे, लेकिन 1540 में आप देखिए 1539 में ही इनका जो समय है वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। कैसे लड़खड़ाता है? क्योंकि शेर शाह सूरी नामक जो शासक थे, उनका इनके साथ युद्ध होता है। 2 युद्ध होता है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। पहला युद्ध होता है 1539 में। कब होता है? 1539 में, और इसको क्या कहा जाता है? चौसा का युद्ध। क्या कहते हैं? चौसा का युद्ध। और वहीं फिर 1540 में दूसरा युद्ध होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कन्नौज का युद्ध, ठीक है, कन्नौज का युद्ध। और इसी कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित होते हैं, और इनको पराजित होकर के फाइनली भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। और ये भाग करके कहाँ जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये ईरान जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ईरान में भाग जाते हैं। आगे चल करके जो ईरान के सफाविद शासक हैं, उनके द्वारा इनको मदद वगैरह दी जाती है, और फाइनली 1555 में फिर से ये भारत को जीत लेते हैं, यानी कि दिल्ली पे इनका कब्जा हो जाता है। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 1556 में इनके द्वारा एक लाइब्रेरी बनवाई गई थी, उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1530 से 1540 ये इनका शासन रहा है। उसके बाद फिर ईरान भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? तो 2 युद्धों के नाम याद रखना है, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। और उसके बाद 1555 में ईरान के सफाविद शासकों से इनकी मित्रता हुई, उन्होंने इनको मदद वगैरह दी, और मदद मिलने से ये फिर से दिल्ली के शासक बने। लेकिन एक ही साल के भीतर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा, जो प्राचीन काल रहा है उसमें कैसे संपत्ति जो है वो कैसे पिता से कैसे अपने बच्चे में ट्रांसफ़र हुआ करती थी। तो उसमें एक ज्येष्ठाधिकार का रूल चलता था। क्या चलता था? ज्येष्ठाधिकार का रूल। क्या है? ज्येष्ठाधिकार का रूल, यानी कि जो बड़ा पुत्र होगा, पुत्री का तो वैसे ही कोई 3-13 में गिनती नहीं थी, लेकिन हाँ, जो बड़ा पुत्र होगा वही सक्सेसर बनेगा, यानी कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। इस तरह का जो नियम था उसे कहा जाता था ज्येष्ठाधिकार। लेकिन मुगलों के यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। उनके यहाँ कौन सी व्यवस्था चलती थी? इनके यहाँ जो है शाहिदा-याद प्रथा चलती थी। क्या चलती थी? शाहिदा-याद प्रथा। शाहिदा-याद प्रथा चलती थी। और ये जो शाहिदा-याद प्रथा है, इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि शासक, यानी कि जो राजा हैं, उनकी संपत्ति, उनकी जितनी भी औलादें हैं, औलादों में ध्यान रखना है, पुत्री को नहीं काउंट करना है, केवल पुत्रों को गिनना है, उन पुत्रों में डिवाइड हो जाती थी, ठीक है। और यही गलती इनके द्वारा किया गया। हुमायूं ने यही शाहिदा-याद प्रथा को माना, और जो भी बाबर की संपत्ति थी उसको अपने चारों भाइयों में डिवाइड कर दिया। फिर जाहिर सी बात है, जब संपत्ति का डिवाइडेशन होता है तो फिर कमज़ोर होना तो लाजमी है। और आप देखिए, इनके एक भाई हैं मिर्ज़ा कामरान, इन्होंने ना इनको बहुत परेशान किया, हुमायूं को। और कहीं ना कहीं यही मेन कारण रहा, हुमायूं की जो ताकत है वो छीण होती गई, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये वही लाइब्रेरी है, दीन पनाह इसका नाम था। क्या था? दीन पनाह, ठीक है। इसी दीन पनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरते हुए गिरे, और फिर फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखेंगे। तीसरे जो शासक आए, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा एग्जाम में बनने वाले शासक, और उनका नाम क्या है? अकबर, ठीक है। इनसे ना क्वेश्चन बनने ना ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइम सबसे पहले आपको देखना है, 1556 से 1605 टोटल ये इनका टाइम एरा है। सबसे महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते ही हैं। और ये देखिए, इनके बारे में एनसीईआरटी में जो भी दिया है मैंने सबका सब वैसे ही रख दिया है। आपको एक एक लाइन इसमें पता होना चाहिए। आप देखिए, सबसे पहली बात, जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस टाइम पे अकबर की जो आयु थी ना, वो बहुत कम थी। कितनी थी? मात्र 13 वर्ष। अर्थात मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर शासक बन गए, ठीक है। आगे देखिए, और चूंकि छोटे थे, 13 वर्ष की आयु बहुत कम थी, तो आपको पता होगा कि जो बैरम खान है ना, उन्होंने इनको संरक्षण दिया हुआ था। बैरम खान पुरुषों के द्वारा, पुरुष
में बैरम खान थे और महिला में माहम अंगा थी। कौन थी? माहम अंगा। तो इन लोगों ने भाई इनको संरक्षण दिया हुआ था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इनका जो समय है वो हम लोग ना 3 फेजेस में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे? पहला जो फेज आता है उसमें आप देखिए तो इनका शासनकाल 3 अवधियों में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज जो है वो कब से कब का है? 1556 जब शासक बनते हैं, यहाँ से लेकर के 1570 के मध्य का, ठीक है। इसमें आप देखिए जो अकबर हैं स्टार्टिंग में बैरम खान के संरक्षण में थे, लेकिन आगे चल करके बैरम खान का भी संरक्षण को ये छोड़ते हैं और साथ में जो अन्य कुछ घरेलू कर्मचारी थे उनसे भी स्वतंत्र हुए। घरेलू कर्मचारियों में आपको महामंगा ही समझ के रखना और हरम वगैरह की जो व्यवस्था है वो सारी चीजें। आगे देखिए उन्होंने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों जैसे मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई जो मिर्जा हाकिम थे और इसके साथ साथ उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए कुछ सैन्य अभियान भी चलाए। ये सारे के सारे नाम आपको पता होना चाहिए। 1568 में जो सिसोदिया हैं उनकी राजधानी चित्तौड़ और साथ में 1569 में रणथंभौर पर भी कब्जा कर लिया। ये एकदम रट के रखिए आप कि 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ को कब्जा किया, अर्थात 1568 में चित्तौड़ को जीता और 1569 में इन्होंने रणथंभौर पे कब्जा कर लिया, ठीक है। एकदम समझ आया। 1556 में शासक बने हैं और 1569 में इन्होंने किसको जीत लिया? चित्तौड़ को। 1568 में चित्तौड़ को जीत लिया और 1569 में रणथंभौर को। समझ आ रहा है? आगे देखिए दूसरा जो इनका टाइम एरा माना जाता है वो क्या है? 1570 से 1585, ठीक है। तो 1570 से 1585 के मध्य इनका जो समय रहा है उसमें क्या कुछ परिवर्तन आए हैं वो देखिए। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस टाइम पीरियड में मतलब कि जो गुजरात है ना उसके विरुद्ध सैनिक अभियान किए गए। कहाँ पे? तो जो गुजरात वाला इलाका है वहाँ पे सैनिक अभियान किए गए। मैप में आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि गुजरात कहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए ये है गुजरात और आपको पता होगा ये जो मैप है, पता कैसे होगा मैं बता रही हूँ तब पता हो जाएगा। ये जो आपको मैप दिख रहा है ना ये अकबर के टाइम पीरियड में उनकी जो टेरिटरी है उसका मैप है, ठीक है। तो इनका प्रशासन आप देखिए ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर काबुल, कंधार और बाकी मतलब जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से लेकर के इधर दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा तक था और पश्चिम में आप देखिए बंगाल तक था। अर्थात लगभग पूरे भारत पर कब्जा हो गया था किसका? अकबर का, ठीक है। तो ये मैप क्या बता रहा है? ये मैप बता रहा है अकबर की टेरिटरी को। चलिए आगे देखेंगे। तो गुजरात में इन्होंने अभियान किस टाइम पीरियड में किया है? तो जो इनका सेकंड फेज है 1570 से 1585 के मध्य। आगे देखिए इन अभियानों के पश्चात उन्होंने क्या किया? पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाए। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान, यहाँ देखिए यह है बंगाल, यह है उड़ीसा और बिहार कहाँ है? दिख ही नहीं रहा, दिखेगा कैसे? बिहार की राजधानी पटना दी है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कब चलाया? तो बंगाल में 1574 में और पटना में भी 1574 में। उड़ीसा का दिया नहीं है तो आप समझ लीजिए क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा साथ में ही है तो मे भी 1574 या 75 में ही हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि एक ही दिन तो तीनों पे टूट नहीं पड़े होंगे कि एक ही दिन तीनों जगह पे जो है आक्रमण कर देंगे। तो इस वजह से आप समझ लीजिए कि 1574 365 दिन बहुत होते हैं। 365 दिन में कुछ दिन बिहार में रहे होंगे, कुछ दिन बंगाल में, कुछ दिन उड़ीसा में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं 1561 में मालवा और इधर गुजरात 1572 में और इधर देखिए चित्तौड़ 1568 में। तो ये सब एकदम पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे और आगे आपको बता रहे हैं कि इन्होंने गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए और उसके बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाया। आगे आपको बताया जा रहा है कि 1579-80 में, कब? 1579 से 1580 के मध्य मिर्जा हाकिम के पक्ष में जो विद्रोह हुए वो और जटिल हो गए। अब समझ रहे हैं मिर्जा हाकिम कौन है? तो ये इनके भाई थे, ठीक है। पहले होता क्या था, शासक एक से अधिक शादियां किया करते थे। तो पिता एक है, माताएं अनेक हैं, तो वहां से जो भाई बहन हो रहे हैं वो सब क्या हो जाते थे? मतलब स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर। तो वैसे ही मिर्जा हाकिम थे, अकबर के ही भाई थे मिर्जा हाकिम, ठीक है। फिर तीसरा जो इनका फेज आता है वो आप देखिए तीसरा फेज कौन सा है? 1585 से 1605 और इसी 1605 में इनको निपटना भी है। तो देखिए 1585 से 1605 के मध्य क्या हुआ है? इनका सर्वाधिक जो विस्तार होता है साम्राज्य का वो इसी टाइम पीरियड में होता है। उत्तर पश्चिम में इनके द्वारा अभियान चलाए गए, उत्तर पश्चिम इस साइड, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में इन्होंने अभियान चलाए, सफाविदों को हरा करके कंधार पे कब्जा किया। और कंधार कहाँ है? ये देखिए सफाविदों को हराया यहाँ पे और कंधार पे कब्जा कर लिया। किसको यहाँ पे हराया था? सफाविदों को हराया था। नाम एकदम याद रखना है। आगे देखिए कंधार पे कब्जा किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया?
कश्मीर को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो ना केवल कंधार को बल्कि जो जम्मू कश्मीर है उसको भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। उसके बाद आप देखिए इस टाइम पीरियड तक मिर्जा हाकिम जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो काबुल को भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो देखिए कंधार को जीत लिया, काबुल को जीत लिया, जम्मू कश्मीर को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, गुजरात को तो जीता ही था। इधर देखिए पटना, उड़ीसा और बंगाल, ये तो हम लोगों ने देखा ही था। ठीक है, फिर देखिए काबुल को मिलाने के बाद दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। यानी कि उत्तर भारत में बहुत हुआ, अब चलो दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। तो दक्षिण भारत में भी इनके द्वारा अभियान चलाए गए। और आप देखिए कह रहे हैं कि बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि पूरी तरह से नहीं जीत पाए, हाँ, लेकिन कुछ हिस्सों को इन्होंने, दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्सों को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, आपसे ना बहुत क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से शासक हैं जिन्होंने दक्षिण भारत के साम्राज्यों को अपने मतलब कि मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। तो आगे की मतलब आगे चल के हम लोग देखेंगे। आगे देखिए कह रहे हैं अपने शासन के अंतिम वर्षों में मतलब कि अकबर की जो सत्ता है वो सलीम की वजह से डगमगा जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत विद्रोही किस्म का था, वो अकबर को पसंद नहीं किया करता था। और आगे चल के यही जो सलीम है ना, ये सम्राट जहांगीर के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए मैप। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो कौन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जहांगीर। इनका समय कब से कब तक है, तो 1605 से ये शासक बनते हैं और 1627 में भी इनका जो कहानी है वो ख़त्म होती है। आप देखिए 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो उसी के बाद जो जहांगीर हैं वो शासक बनते हैं। और इन्होंने यानी कि जो जहांगीर हैं इन्होंने अकबर के द्वारा जो भी अभियान वगैरह चलाए गए थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसको समाप्त नहीं किया। कह रहे हैं कि जो सिसोदिया के शासक थे, और ये सिसोदिया के शासक कहाँ के हैं, तो मेवाड़ के। ठीक है, मेवाड़ के शासक जो कि सिसोदिया वंश के थे, नाम उनका था अमर सिंह। ठीक है, तो ये एकदम नाम पता होना चाहिए आपको कि मेवाड़ के शासक जो कि सिसोदिया वंश से संबंधित थे, नाम था उनका अमर सिंह। इन्होंने मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया। सेवा स्वीकार किया इट मीन्स इन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। आगे देखिए, तो अमर सिंह को जीत लिया। उसके बाद इन्होंने सिखों, अहोम समझ रहे हैं, असम वाला रीजन, और साथ में अहमदनगर के खिलाफ भी अभियान चलाए जो कि पूर्णतः सफल नहीं हुए। अर्थात इन्होंने अभियान चलाए लेकिन पूरी तरह से वहां पे सफलता इनको हासिल नहीं होती है। फिर देखिए जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में इनके जो पुत्र हुए राजकुमार खुर्रम, उन्होंने विद्रोह वगैरह किया। बाद में सम्राट शाहजहां के रूप में यही खुर्रम जो है वो प्रसिद्ध होते हैं। नाम याद रखिएगा, कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि जो स्टार्टिंग नाम रहा है इन शासकों का वो क्या था, तो शाहजहां का नाम क्या था, खुर्रम। ठीक है, कह रहे हैं कि जहांगीर की पत्नी जो नूर जहां है, उन्होंने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने के प्रयास किए जो कि असफल रही। शाहजहां इट मीन्स खुर्रम को सोच रही थी कि खुर्रम शासक ना बने, कोई और शासक बने, इनका जो दूसरा बेटा है वो शासक बने, लेकिन बेचारी असफल रही। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे मैंने नोट्स में दिया हुआ है जहांगीर और शाहजहां दोनों जन को मिक्स करके, उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए ये है शाहजहां। ठीक है, चित्र में आपको दिख ही रहे होंगे। शाहजहां का समय कब से कब तक है, तो 1627 से 1658 तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मतलब टाइम लाइन इस वजह से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, मेरे ख्याल से ये वाली क्रोनोलॉजी आपको पता ही होगी। जो वीक सक्सेसर्स आएंगे जिनको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे, उनकी क्रोनोलॉजी याद नहीं होती। तो देखिए दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, अर्थात जिस अभियान की शुरुआत अकबर ने की है उस अभियान को आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं इनके सक्सेसर्स, उसको ठप नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए दक्कन में शाहजहां के भी अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी, यहाँ पे देखिए एक अफगान व्यक्ति थे अभिजात खान जहान लोदी। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका। इनके द्वारा क्या किया गया, मतलब कि विद्रोह वगैरह किया गया, लेकिन फाइनली शाहजहां के द्वारा उसको पराजित कर दिया जाता है। फिर देखिए अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार होती है। तो वो ये वही बुंदेल हैं, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वही बुंदेल हैं। फिर देखिए इसके साथ साथ इनके द्वारा ओरछा पर भी कब्जा कर लिया गया। ठीक है, फिर उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो कि असफल रहा। उज्बेक काफी शक्तिशाली रहे हैं। फिर देखिए परिणाम स्वरूप जो कंधार है वो सफाविदों के हाथ में चला गया, यानी कि जिस कंधार को अकबर ने जीता था उसे शाहजहां ने सफाविदों को दे दिया। ठीक है, अब खुशी खुशी तो दिया नहीं, छीन लिया गया सफाविदों के द्वारा।
आगे देखिए, कह रहे हैं कि 1632 में अंततः जो अहमदनगर है उसको मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि अहमदनगर को, ठीक है, दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का वो इलाका जिसको अहमदनगर के नाम से जाना जाता है, उसको मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम कौन से शासक ने किया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि शाहजहां के द्वारा किया गया। आगे देखिए, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया और 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा हुआ। यानी कि जो ये उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा वाली नींव है ना, सलीम ने डाली थी और आगे ये बढ़ती ही जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं लेगी। और इसमें आप देखेंगे कि जो शाहजहां के पुत्र रहे हैं उसमें औरंगजेब की जीत होती है। बाकी इनके अन्य जो भाई थे वो सब मारे जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होना चाहिए, वो है दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन है? शाहजहां का बेटा है, बड़ा बेटा है, और सबसे बड़ी बात की काफ़ी योग्य था, लेकिन काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था। आगे देखिए, शाहजहां को उसकी बाकी की जो ज़िंदगी है ना, यानी कि जब औरंगजेब शासक बना अपने भाइयों को मौत के घाट उतार करके, तो शाहजहां को एक जगह पे कैद करके रख दिया। और वो जगह कौन सी थी? तो वो थी आगरा। ठीक है, तो बाकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बेचारे ऐसी जगह पे इनको रखा गया था जहाँ से ताजमहल दिखता रहे, तो अपने कमरे की खिड़की से वही ताजमहल को ताकते ताकते निपट जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पता नहीं कैसे कैसे औलादें रही हैं। फिर देखिए लास्ट शासक जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन खूब बन जाता है। और सबसे बड़ी बात की इतिहास में आप देखेंगे कि ना सबसे उस टाइप के शासक हैं जिनको लेकर के कुछ लोग पक्ष में रहते हैं और कुछ लोग विपक्ष में रहते हैं। ज़्यादातर लोग विपक्ष में ही रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही सहिष्णु नहीं थे, अर्थात बहुत ही मतलब कि कट्टर शासक थे। धर्म को लेकर के इनकी जो धार्मिक कट्टरता है वो कहीं ना कहीं कारण बन जाती है, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है। तो काफ़ी विवादित चेहरा है औरंगजेब। ठीक है, आए दिन न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए औरंगजेब शासन इनका कब से कब तक रहा है? 1658 से 1707 के मध्य। यहाँ देखिए 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। ठीक है, उत्तर पूर्व यहाँ आएगा। और लेकिन बहुत ही जल्दी उन्होंने दोबारा से विद्रोह कर दिया। कब? 1680 में। ठीक है, तो 1663 में यद्यपि इन्होंने जीता जरूर था, लेकिन 1680 में ही अहोमों के द्वारा दोबारा से विद्रोह स्टार्ट किया गया। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। तो समझ आ रहा है उत्तर पश्चिम में किन के द्वारा अभियान चलाए गए इनके समय में? यूसुफजई और सिखों के द्वारा। ठीक है, तो इनकी जो सफलता रही है वो बहुत अस्थायी नहीं रही है, ना यूसुफजई के मध्य और ना ही सिखों के मध्य, और अहोमों का तो आप देख ही रहे हैं। यानी कि आंशिक सफलता, अस्थायी सफलता इनको मिलती है। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये देख रहे हैं, मारवाड़ के जो राठौर राजपूत हैं उनके द्वारा भी इस समय क्या किया गया? विद्रोह किया गया। आगे देखिए, इसका कारण क्या था? उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसले में जो मुगल है ना, उनका हस्तक्षेप किया जा रहा था। फिर देखिए, मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में तो सफल रहे, लेकिन आगे चल करके औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। अब देखिए, यद्यपि जो अन्य शासक रहे हैं मुगलों में, वो लोग किसी भी शासक को जब पराजित करते थे तो पराजित करने के बाद उनका अपमान नहीं करते थे, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने शिवाजी को अपमानित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया, किन्होंने? शिवाजी ने। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है मुगलों के विरुद्ध अभियान तो चलेगा ही। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। तो यहाँ देखिए, राजकुमार अकबर कौन है? तो क्या ये वो अकबर है, अकबर महान? नहीं, राजकुमार अकबर औरंगजेब के पुत्र हैं। ठीक है, तो आप देखिए जहांगीर से जो परंपरा चल रही है वो आगे चलती ही जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। हर एक शासक का जो पुत्र है वो विद्रोह कर रहा है। आगे देखिए, जिसमें उसे मराठाओं और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला और अंततः वो सफाविद यानी ईरान भाग गया। तो औरंगजेब के कहर से बचने के लिए वो कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया। ठीक है, कौन? वही अकबर द्वितीय। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि अकबर के विद्रोह के पश्चात, यानी वो अकबर द्वितीय की बात हो रही है, इनके विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। और यहाँ देखिए 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो अंततः जो मुगल साम्राज्य है उसमें मिला लिया जाता है दक्कन की वो 4 रियासतों को। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है, 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को। आगे देखिए,
फिर आपको देखने को मिल रहा है कि 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठाओं जो कि छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, और ये छापामार पद्धति आपको समझ आ रहा है, छुप के वार करना। छुप के वार करना इट मीन्स मतलब कि झाड़ियों के पीछे छिपे रहना, पहाड़ों के पीछे छिपे रहना, और जो सेनाएं हैं उन पे वार करना। तो वो जो छापामार पद्धति है उसका अभियान कर रहे थे। कह रहे हैं कि उनके विरुद्ध अभियान को प्रबंध इसको बेचारे को खुद ही करना पड़ा, यानी कि वो लोग जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे हैं मराठा, उसको इनकी सेना जो है उनके बस का नहीं है, तो खुद जा करके इनके विरुद्ध अभियान इनको करना पड़ता है। आगे देखिए, औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, तो उत्तर भारत में जो अभियान हो रहे हैं देखिए, सिखों, जाटों और सनातनियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। और उसकी जो मृत्यु है उसके पश्चात उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध है वो शुरू हुआ। तो आप समझिए पहले कि जब से औरंगजेब शासक बना है तब से विद्रोह ही विद्रोह हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हुए हैं मुगल साम्राज्य में वो औरंगजेब के समय हुए हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या है कि 1685 में इसने बीजापुर को मतलब कि मुगल साम्राज्य में मिला लिया, और 1687 में गोलकुंडा को। चलिए आगे देखिए, तो ये सब हो गया। कुल मिलाकर के ये जो लिस्ट थी ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सो जस्ट मैंने आपको इसको बता दिया। अब चलिए, अब हम लोग केवल और केवल यही नोट्स ही देखेंगे। तो जहांगीर 1605 से 1627 और शाहजहां 1627 से 1658, ये इसका समय रहा है। फौरन देख लीजिए कि जहांगीर ने अकबर के अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह को इसने अपनी सेवा में रखा। शाहजहां के समय दक्कन में विस्तार हुआ। अहमदनगर को इसने अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, और उत्तराधिकार का युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब जीत जाता है। दारा सिकों समेत जो अन्य भाई रहे हैं उनको मार दिया जाता है, और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया जाता है। ठीक है, ये इतना छोटा सा पॉइंट था। यहाँ देखिए, जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव ये इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये नूरजहां का फरमान है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो नूरजहां है वो कौन थी, वो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी, मतलब प्रिय मतलब पत्नी थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इनका बचपन का नाम क्या था, मेहरुनिशा। असमत बेगम इसी मेहरुनिशा की ही मम्मी थी, जिनके द्वारा इत्र, गुलाब से इत्र बनाने की जो कला है उसका आविष्कार किया गया था। आगे देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो जहांगीर के दरबार में नूरजहां का जो प्रभाव है उसमें आपको बताया गया है कि मेहरुनिशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। उसे नूरजहां का खिताब मिला, और नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति काफ़ी मतलब कि वफादार रही, बहुत लॉयल महिला रही हैं। समय समय पर उनको सहयोग वगैरह देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर के द्वारा चांदी के सिक्के जारी करवाए गए, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ था, मतलब एक तरफ तो उसने अपना खुतबा या अपना जो है खिताब उत्कीर्ण करवाया, और दूसरी साइड लिखवाया रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ठीक है, बाईं ओर ये जो दस्तावेज आपको दिया गया है ये नूरजहां के द्वारा जारी किया गया फरमान है। चौकोर मुहर, ये जो चौकोर मुहर है ये क्या बता रही है, ये बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। ठीक है, तो जो नूरजहां है ना उनको एक उपाधि मिली हुई थी, उनको एक पदवी दी गई थी। जहांगीर ही देगा और कौन देगा, पादशाह बेगम की। आगे देखिए, ये जो गोल मुहर है ये क्या बता रही है, तो ये बता रहा है जो गोल मुहर है उसके अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी, यानी कि शाह कौन है, औरंगजेब है क्या, नहीं ना तो यही शाह मतलब शासक की बात हो रही है। तो शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो इस तरह की जो बातें हैं बड़ी बड़ी सी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आगे देखिए, औरंगजेब सबसे प्रशंसनीय शासक नहीं, सबसे ज्यादा विवादित शासक। ठीक है, या इसको देखिए फौरन, इसकी उपलब्धियों को मतलब देख लीजिए फौरन कि अहोमो यानी कि उत्तर पूर्व में इसने अहोमो को हराया, लेकिन वो फिर से बागी हो गए, अर्थात उनके द्वारा फिर से ही जल्दी विद्रोह कर दिया जाता है। शिवाजी का अपमान किया गया इसके द्वारा, तो औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। आगरा की जेल से फिर शिवाजी भाग निकलते हैं और मुगलों की नाक में फिर दम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बीजापुर को इसने 1685 में अपने साम्राज्य में मिला लिया, और गोलकुंडा को 1687 में। फिर देखिए, आखिरी समय में मराठों की जो छापामार पद्धति है उससे ये परेशान ही रहा। ठीक है, तो ये जो है टोटल पांचों जो मतलब कि फेमस शासक रहे हैं उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे मुगलों की नीतियां, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में हिट करता है। तो इनकी नीतियों में पहले उत्तराधिकार का नियम, जो कि हमने आपको बता ही दिया कि ज्येष्ठाधिकार जो है वो इनके यहाँ नहीं चलता था। साहेदायात प्रथा चलती थी, जो ये मानती थी कि जो भी पिता की संपत्ति है वो सारे के सारे जो उनके बेटे हैं उनमें बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, इनके राजपूतों के साथ कैसे संबंध थे ये हमारे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने
मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरीका अपनाया, नहीं, इन्होंने अनेक तरीकों को अपनाया है संबंधों को दृढ़ करने के लिए, संबंधों को मजबूत करने के लिए। जैसे जिन लोगों ने इनकी ताकत मान ली, ठीक है, यानी कि ऐसे राजपूत वंश के शासक जिन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, आप ही शासक हो, आप ही मुखिया हो, हम आपके अंडर में रह कर के काम करना स्वीकार करते हैं, तो उनके साथ इन्होंने अच्छे व्यवहार किए, उनको काफ़ी इज्जत भी दी और साथ साथ काफ़ी उच्च पदों पर भी उनको रखा। इसके साथ साथ आप देखिए कुछ ऐसे शासक हुए जो कि जैसा सिसोदिया राजपूत, ये लंबे समय तक लड़ाई लड़े, लेकिन जब हार गए तो इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने इनको अपमानित नहीं किया, अर्थात इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी, जो इनकी ताकत थी, वो क्या थी कि शासक जब पराजित हो जाते थे ना, तो उनको ये अपमानित नहीं करते थे, सम्मान के साथ उनका जो है क्या करते थे, जागीर वगैरह वापस कर देते थे और कहते थे कि चलो देखो, अब तुम हमारे अंडर में रहना, हमको टैक्स वगैरह देते रहना, उपहार वगैरह भेजते रहना और अपना स्वतंत्र रूप से शासन करते रहो, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बंदी बना करके उनको कारागार में डाल दें, इस तरह की हरकतें नहीं करते थे, ठीक है। और ये देखिए, हराना और अपमानित न करना, ये किसका, मतलब कि किसका हथियार था, तो ये मुगलों का हथियार था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया किसके टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे, क्योंकि औरंगजेब ने शिवाजी को अपमानित किया था, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन ना पूछा जा सकता है डायरेक्ट। फिर देखिए, मनसबदार और जागीरदार, इस सिस्टम की यदि हम बात करें तो मनसबदार क्या था, तो ये एक तरीके का बस रैंक था, पद था, ठीक है। जात क्या हुआ करती थी, तो जो जात है वो भी एक तरीके से ना बस ये बताता था कि सामने वाला कितना पावरफुल है, ठीक है, उसको कितनी पेमेंट मतलब दी जानी चाहिए। जैसे ये क्या था, पद और वेतन बताता था कि जितना ज़्यादा जात होगा उसकी इज्जत उतनी होगी और उतना ज़्यादा उसको वेतन वगैरह मिलने वाला है। तो तुम्हारी हैसियत बताने का ये केवल और केवल एक शब्द था, वो शब्द बता देता था कि तुम्हारी औकात कितनी है, ठीक है, जात। फिर देखिए, सवार क्या है, तो सवार का मतलब है कि कोई भी मनसबदार कितने सैनिक या कितने घोड़े रख सकता है, वो बताता था, ठीक है। जागीर क्या है, तो जो मनसबदार हैं इनको नगद वेतन नहीं मिलता था, बल्कि जागीर या जमीन मिला करती थी और उस जमीन से अपना टैक्स वैक्स वसूलो और उसी से अपना वेतन लो, कुल मिला के इतनी सी बात है, और इसी को कहा जाता था जागीर। तो जैसे एकता सिस्टम था दिल्ली सल्तनत में, वैसे ही यहाँ पे जागीर वाला सिस्टम है, कुल मिला के नाम चेंज है, बाकी काम वही है, ठीक है। आगे देखिए, अकबर और औरंगजेब के बीच थोड़ा सा मतलब अंतराल आपको देखने को मिलेगा जात को लेकर के, और वो क्या है कि अकबर के समय जागीर का हिसाब काफ़ी ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन औरंगजेब के समय आप देखिए जो मनसबदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए, और पहले जो है जहाँ 29 के आसपास हुआ करते थे, मतलब अकबर के समय में 29 मनसबदार ऐसे थे जो 5,000 जात वाले थे। औरंगजेब का समय आते आते ये 79 हो गए। अब आप समझ रहे हैं, अगर कर्मचारी सरकार में ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार को किसको देना पड़ेगा, कर्मचारियों को देना पड़ेगा, तो अन्य जो काम है उसको सरकार कहाँ से करेगी। सेम सिस्टम यहाँ हुआ कि जब 79 जो है जात, मतलब 79 ऐसे मनसबदार हो गए जो मतलब 5,000 जात वाले हैं, तो फिर राजस्व है जो, अर्थात जो टैक्स है, जो टैक्स वसूला गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ जाएगा, इन्हीं लोगों को पेमेंट वगैरह देने में जाएगा, या ये जो इन्हें जो जागीरें मिली हुई हैं उससे ये पैसा वसूलेंगे, और जब ये सारा का सारा पैसा खुद ही वसूल लेंगे तो जो टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जाना चाहिए वो कम जाएगा, तो दिक्कतें तो उससे बढ़ जाएंगी। और वही हुआ कि जागीरें कम पड़ती गई, और जो ज़मींदार हैं या जो जागीरदार हैं इन्होंने किसानों को बहुत लूटा। एक चित्र भी दिखाया गया है जिसमें किसानों का काफ़ी शोषण किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको वही चीज़ दी गई है कि 5 ये जो जात की श्रेणियां हैं, आप देखिए 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, अर्थात कुल मिलाकर के जात जितनी ज़्यादा होगी उसकी औकात उतनी ज़्यादा होगी। आगे देखिए, अब इस जात को ना आप कास्ट सिस्टम से मत जो है जोड़ने लगे। आगे देखिए, अकबर के टाइम पीरियड में ये जो जात हैं, यानी कि ऐसे मनसबदार जो 5,000 जात वाले थे वो मात्र 29 थे। औरंगजेब के टाइम आते आते देखिए 79 इनकी संख्या हो गई, और इससे क्या हुआ कि जो राज्य का खर्चा है वो बढ़ गया, ठीक है। तो इसको बस आप ऐसा समझिए कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं उनको देने वाला जो पेमेंट होता है वो बहुत बढ़ गया, तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि वो अन्य जो मतलब वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं उसमें पैसा लगा सकें, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब ये जब्त और ज़मींदार को देख लीजिए, ये रेवेन्यू से संबंधित दोनों टर्म हैं, और ये जो जब्त है इसके बारे में 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा भी गया है। देखिए,
सबसे पहली बात, जमींदार क्या है, तो बस समझ लीजिए जमींदार क्या है। देखिए, जो मुगल है ना, उन्होंने हर बिचौलिए, चाहे वो गांव का मुखिया हो या फिर सरदार हो, उनको एक ही नाम से बुलाया करते थे और वो क्या है, जमींदार। समझ आया। आगे देखिए, टोडरमल जो कि अकबर के राजस्व मंत्री थे, इन्होंने 10 सालों तक मतलब हर जगह को ऑब्जर्व किया, फसलों को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हर फसल का अलग अलग रेट तय कर दिया, एक तरह से एमएसपी जैसा सिस्टम बना दिया। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा जो रेट तय किया गया है जिस फसल का, उससे ज़्यादा आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते हो। कुल मिला के इतनी सी बात है। और ये जो सिस्टम इनके द्वारा लागू किया गया, जो ये श्रेणियां बनाई गई फसलों की, उसको एक नाम दिया गया, और वो नाम क्या था, जब्त प्रणाली। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि अकबर का जो राजस्व मंत्री रहे हैं, नाम क्या है उनका, टोडरमल। इन्होंने बंदोबस्त किया, और क्या बंदोबस्त किया, तो 10 साल 1570 से 80 के मध्य इनके द्वारा सर्वे करवाया गया, और हर फसल पर नगद टैक्स फिक्स कर दिया गया, यानी कि इससे ज़्यादा टैक्स आप नहीं ले सकते हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो जब्त सिस्टम है ना, ये केवल वहीं तक लागू हो पाया था जहां पर प्रशासन नाप जोख कर सकता था। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे ये लागू नहीं हो पाया, वो कौन से हैं, गुजरात, बंगाल, इन जगहों पे जब्त प्रणाली को लागू नहीं कराया जा सका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कुछ बातें हैं जो अकबर के बारे में पूछी जाती हैं, और वो क्या है, अकबर से रिलेटेड उनकी जो बुक्स हैं वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अकबरनामा। ठीक है, ये अकबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 3 जिल्दों में लिखी गई है। 3 जिल्द, इट मीन्स 3 पार्ट्स में लिखी गई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप देखिए किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा। जो पार्ट 1 है, इसमें अकबर के पूर्वजों की जो कहानी है वो आपको देखने को मिलेगी। पार्ट 2 में अकबर का जो प्रशासन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जो पार्ट 3 है, जिसका नाम है आईने अकबरी, यही आईने अकबरी खूब क्वेश्चन बनाती है। इसमें अकबर का जो प्रशासन है, अकबर की सेना और अकबर की जो सांख्यिकी वगैरह है, उससे रिलेटेड जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो अकबर से एकदम रिलेटेड है, लेकिन सॉरी, दूसरा और तीसरा तो अकबर से ही एकदम से रिलेटेड है, लेकिन जो पहली जिल्द है उसमें इनके पूर्वजों के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। चलिए आगे देखेंगे। वही चीज़ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी, जिनका नाम क्या था, अबुल फजल, उनको इस बात का आदेश दिया कि वो उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। ठीक है, और अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, और उसका शीर्षक क्या रखा उन्होंने, उसका नाम रखा अकबरनामा। और पहली जिल्द में तो अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं हैं उसका विवरण है, और तीसरी जिल्द जो है आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, उनके घराने, उनकी सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें, यानी कि ये जो अकबरनामा है, इसमें समकालीन भारत के लोगों की जो परंपरा हैं, उनके जो कल्चर्स हैं, उनका भी वर्णन मिल जाता है। और आईने अकबरी का जो सबसे रोचक आयाम है वो क्या है, विविध प्रकार की चीज़ें, उनकी जो फसलें हैं उसकी पैदावार, कीमतें, मजदूरी और जो अन्य चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अकबरनामा से हमको देखने को मिलती हैं। ये देखिए, अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया। ठीक है, इस उद्देश्य से मतलब कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना बनवाया था। ठीक है, तो ये मकतब खाना किससे रिलेटेड था, तो जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अनुवाद कराने से रिलेटेड था। आगे देखिए, और इसी मकतब खाने को जब अनुवाद हो रहा है तो उसको अनुवाद ब्यूरो आप कह ही सकते हैं। आगे देखिए, महाभारत, रामायण, लीलावती और भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ रहे हैं, जिसमें वाग मतलब योग वशिष्ठ भी शामिल है। उसका संस्कृत ग्रंथ का इन्होंने क्या करवाया, अनुवाद मतलब कि अनुवाद करवाया। फिर देखिए, इनके द्वारा एक और ग्रंथ जो कि बहुत फेमस है, और वो क्या है, महाभारत। ठीक है, क्या, महाभारत। महाभारत जो कि संस्कृत ग्रंथ है, उसका भी अनुवाद करवाया गया, किस नाम से, रज़्मनामा नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो कि खूब एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और किस लैंग्वेज में करवाया गया, ये भी याद रखिएगा, फारसी लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में करवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकबर के द्वारा जो यूनिवर्सल पीस की स्थापना की गई थी उसके बारे में देखिए। तो सुलह कुल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना में सभी धर्म, उलेमा, ब्राह्मण, पादरी, इन सबसे चर्चा की, और अकबर को ऐसा फील हुआ कि सारे जो धर्म के लोग हैं, अगर वो लोग इस धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उस धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये लोग केवल और केवल दिक्कतें पैदा करते हैं, उससे मतलब कि सर्वत्र शांति वाली जो विचार है वो नहीं आते हैं। कुल मिला के अगर आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानोगे, दूसरे के धर्म को नीची दृष्टि से देखोगे, तो फिर शांति कैसे बनी रह सकती है। वही पॉइंट है जो कि अकबर ने सीखा, कहाँ से सीखा, इबादत खाने से। कैसे, क्योंकि उस इबादत खाने में वो सारे के सारे धर्म के लोगों से चर्चा किया करते थे, और चर्चा करने के बाद
वो अपना निर्णय खुद समझते थे कि हाँ बाबू, हमने आप सबकी चर्चाओं को सुना और हमारा जो दिमाग है उसमें इस तरह की बातें आई कि अगर आप सर्वत्र शांति चाहते हो तो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा ना दो। ठीक है, आगे देखिए, ये जो अकबर की सुलह कुल नीति है उसका उनके पुत्र जहांगीर के द्वारा कुछ वर्णन वगैरह किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। निष्कर्ष क्या है, कट्टरता छोड़ दो, सुलह कुल यानी सबके साथ शांति अपनाओ, और ये नीति आगे चल के जहांगीर और शाहजहां के द्वारा भी अपनाई गई। तो सर्वत्र सुलह यानी कि मतलब कि सबके साथ शांति अपनाने की जो बात है वो सुलह कुल के नाम से जानी गई। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अकबर के द्वारा, याद रहेगा। चलिए ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट्स मैं आपको कवर करा रही हूँ सारे के सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। एनसीईआरटी को भी मैंने हाईलाइट किया है, जो कि आज ही पीडीएफ के रूप में, आज नहीं कल जो है मंगलवार को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से जा करके एक बार सरसरी निगाह में एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा। ये नोट्स है, ठीक है, उसी के मैंने नोट्स बनाए। आप लोगों से बस मैं टेस्ट कर रही हूँ कि आप बताओ कि आप इस तरह के नोट्स से पढ़ना चाहते हो या एक एक लाइन जैसा मैं पहले से करवा रही थी वो। क्योंकि अब देखिए टाइम उतना है नहीं कि हम आपको पूरी एनसीईआरटी को कवर करवाएं। एनसीईआरटी कवर करवाने का हम करवा देंगे, लेकिन क्लासेस और लंबी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आज हम काउंट कर रहे थे और हमको ये एहसास हुआ कि अभी क्लास 8 तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, 7th क्लास में भी अभी थोड़ा बचा हुआ है, और बस वही ज्योग्राफी ही लगभग समापन की ओर है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ये जो नोट्स हैं इसके माध्यम से एक दिन में ही एक वीडियो यानी एक चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। और वैसे क्योंकि अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, 15-15, 20-20 चैप्टर मतलब कि पेजेस हैं, तो उसमें दिक्कत होगी। इस वजह से मैं नोट्स का मतलब कि सहारा ले रही हूँ। आप बताओ, अगर आप नहीं चाहते कि नहीं नोट्स नहीं पढ़ना है, हमें तो एक एक लाइन पढ़नी है, तो हम एक एक लाइन ही कवर करेंगे। 1 घंटे के बदले 3 घंटे क्लास लेंगे, लेकिन कवर वैसे ही कर देंगे जैसे आप लोग कहोगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की क्लासेस चाहते हो, क्योंकि हमारा काम है कंटेंट डिलीवर करना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, वो भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आप लोग बताओ, जैसा कहोगे वैसे करेंगे। ठीक है, चलिए निष्कर्ष क्या है, तो 17वीं सदी मुगल भारत बहुत अमीर था लेकिन गरीबी भी बहुत थी। और ये कैसे आपको पता चलेगा, तो वही पता चलेगा कि मतलब कि केवल 5.6% जो मनसबदार हैं उनके पास टोटल कमाई का 61.5% पैसा था। समझ रहे हैं, मतलब 5% लोगों के पास इकोनॉमी का 61% पैसा है। तो आप समझिए 95% लोगों के पास इकोनॉमी का केवल और केवल कितना परसेंट ये आएगा, 49% ना, जितना भी आए आप अपना देख लीजिएगा। पर 49% कैसे आएगा, 39% आना चाहिए ना कुल मिला के। बस आप जानिए, मैं तो यहाँ करा नहीं रही हूँ, 39%। ठीक है, तो 95% जो लोग हैं उनके पास इकोनॉमी का 39% पैसा है। 39% इकोनॉमी का जो पैसा है उससे उनका गुजर बसर हो रहा है, और 61% पैसा केवल और केवल 5% लोगों के मध्य। मतलब असमानता देखिए किस लेवल पे थी, चरम असमानता थी उस समय। आगे देखिए, धीरे धीरे जो मुगल हैं वो कमज़ोर हुए और हैदराबाद, अवध जैसे कुछ नए नए राज्य भी बनने लगे। तो आपको समझ आया एक पॉइंट, वो ये है कि जब अपने ही घर में टूट फूट होती है, अपने ही घर में जब बंटवारा होता है तो शक्तियाँ क्षीण होती हैं। वही हुआ। आप देखिए जहांगीर ने शुरुआत किया था मतलब कि पापा को ललकारने के लिए, तो उसने अपने पिता को ललकारा, अपने पिता को के सामने उसने विद्रोह किया। आगे ये परंपरा बनी रही और अंततः सारे के सारे जो शासक हैं धीरे धीरे अपने साम्राज्य को कमजोर करते गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ठीक है, ना केवल मतलब ना केवल जो क्या बोलते हैं सीटेट, बल्कि अन्य जो लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछा जाता है। बीपीएससी टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजपूतों के साथ जो मुगलों की शादियां हैं वो देख लीजिए। ठीक है, जैसे मुगल क्या किया करते थे कि कुछ राजपूतों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, जिसमें आप अकबर की ही जो पत्नी है हरखा बाई, उनका नाम सुने होंगे। ठीक है, जिनको जोधा अकबर सीरियल आता था जो, वहां से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जहांगीर की माँ ये कछुआ की राजकुमारी थी, अर्थात जहांगीर की मम्मी, जिनको हम लोग हरखा बाई या जोधा बाई जो भी आप कहना चाहें वो कहते हैं, वो कछुआ राजपूतों की राजधानी थी, यानी कि कछुआ की राजकुमारी थी। वहीं अगर हम देखें तो वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो समझ आ रहा है, अंबेर इसी को कहते हैं। ठीक है, अंबेर के शासक या अंबर के शासक की पुत्री थी। कौन से वंश से बिलोंग करती थी, तो कछुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वहीं आप आगे चल के देखेंगे शाहजहां की जो माँ है, यानी कि अकबर ने भी एक राजपूत महिला से शादी की थी, और वहीं जहांगीर जो है उनके द्वारा भी एक राजपूत महिला से शादी की गई है। तो जो सलीम है वो भी राजपूत
माँ की संतान है, और उसके साथ साथ जो शाहजहां है वो भी एक राजपूत माँ की संतान है। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखिए कि जो शाहजहां की मम्मी है वो राठौर राजकुमारी थी, मारवाड़ शासक जो जोधपुर के थे उनके राजपूत शासक की वो पुत्री थी। ठीक है, कुल मिला के ये मारवाड़ से बिलोंग करती थी शाहजहां की मम्मी, और अंबेर या अंबर से बिलोंग करती थी जहांगीर की मम्मी या अकबर की पत्नी। आगे देखिए, यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया हुआ था जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की जो तकनीक है वो भारत में 14th सेंचुरी में आई थी। आग्नेयास्त्र समझ रहे हैं, मिसाइल जिसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, मिसाइल। तो आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में स्टार्ट हुआ। प्रारंभिक 16वीं सदी में बाबर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। समझ आया, 16वीं सदी में बाबर ने इसको यूज़ किया। आगे देखें, ये राजा रानियों मतलब कि आप देखेंगे ना एनसीईआरटी में पीछे साइड अन्यत्र करके पॉइंट दिया रहता है, वहां से मैंने लिया हुआ है कि 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई और शासक यानी कि कई और राजा रानियां थे। इनमें जो ऑटोमन तुर्की के सुल्तान हैं सुलेमान 1520 से 1566, इनका शासन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर भी हो गया था, और उन्होंने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया, उनकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ये जो ऑटोमन सत्ता है उसको मानने लगा था। ये सब आप फटाफट देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे क्या इसमें आपको बताना चाहिए, और वो बताना चाहिए कि अकबर के समकालीन शासकों के बारे में पता करो। ठीक है, तो जब अकबर का शासन था उस समय आप देखिए इंग्लैंड की शासक कौन थी, तो रानी एलिजाबेथ थी। कब से कब तक समय है, 1558 से 1603। ठीक है, 1605 में मरा है अकबर। आगे देखिए, ईरान का जो सफाविद शासक शाह अब्बास, इसका समय देखिए 1588 से 1629 रहा है। और वहीं कहीं जो ज़्यादातर जो विवादित शासक हैं रूसी शासक जार इवान चतुर्थ। ठीक है, इसका शासन कब से कब तक है, 1530 से 1584, जो कि इवान दी टेरिबल के नाम से जाना जाता है, कुख्यात था। तो इन तीनों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से अकबर के समकालीन नहीं थे, या ये कह देंगे कि इसमें कौन से जहांगीर के समकालीन थे, या ऐसे ही पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा अकबर का समकालीन है। तो इन तीनों का नाम देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे, इसको मिलान करना है तो इसे हम मिलान करवा ही देते हैं फौरन। अब हम लोगों ने पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। वैसे अगर मैं सॉल्व करा दूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों ने कुछ समझा कि नहीं। ये ना आपके लिए कमेंट वर्क है, ठीक है, होमवर्क। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। समझ आया होगा तो आप लोग बहुत ईजी वे में इसको कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए एमसीक्यू पे आते हैं। टाइम तो बहुत हो गया होगा, क्या करिएगा, ऐसे ही क्लासेस हो पाएंगी ना, मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि मुगलों के वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला देखिए कि माता की ओर से वो चीन के मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे, और दूसरा पिता की ओर से वे ईरान के शासक तैमूर के वंशज थे। आपको बताना है सही विकल्प। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है जो बताऊं मैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इतना तो बता के आए हैं। आगे देखिए, मुगलों ने उत्तराधिकार के लिए कौन सी परंपरा को अपनाया, तो अभी हमने देखा शहदायाद परंपरा को इनके द्वारा अपनाया गया। फिर देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में जात की संख्या क्या दर्शाती थी, तो बताइए क्या केवल वेतन, नहीं। केवल सैन्य उत्तरदायित्व, नहीं। पद और वेतन दोनों को ही दर्शाने का काम करता था जात। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल के द्वारा शुरू की गई जो जब्त व्यवस्था थी वो क्या थी। क्या ये मतलब कि जमीन को हड़पने की नीति थी, ऐसा नहीं था ना। बिना टैक्स की खेती भी नहीं थी, धार्मिक कर भी नहीं था। ये था प्रत्येक फसल पर नगद टैक्स जो है वो फिक्स किया गया था। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मुगल जो है खुद को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, इसके पीछे का क्या कारण है। तो पहला कथन और कारण का क्वेश्चन है कि मुगल खुद को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, बात तो ठीक है। कह रहे हैं चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां नरसंहार यानी मैसेकर से संबंधित थी, एकदम सही बात है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब चूंकि इतना डिटेल में पढ़ के आए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और मुझे एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता है क्वेश्चन में। कह रहे हैं युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल सबसे पहले किस मुगल प्रशासक के ने प्रभावी ढंग से किया, तो हमने देखा था ना, बाबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया। आप यहाँ देखिए, बाबर ने 1526 में पानीपत की जो लड़ाई है इसमें तोपों का प्रभावी रूप से यूज किया था। फिर देखिए, सुलह कुल की नीति का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। क्या इस्लाम का प्रचार करना, नहीं। सर्वत्र शांति और भाईचारा की बात है इसमें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए,
कह रहे हैं अकबरनामा की जो तीसरी जिल्द है आईने अकबरी, इसमें किसका विवरण मिलता है ये आपको बताना है। बताइए क्या इसमें अकबर के पूर्वजों का विवरण है? नहीं, ये तो पहला जिल्द है। दूसरा देखिए अकबर के बचपन की कहानियां नहीं है। अकबर के तीसरी बात हो रही है ना, तीसरी जिल्द अकबरनामा की बात हो रही कुल मिलाकर के। तो ये अकबर की प्रशासन, सेना और राजस्व के जो आंकड़े हैं उनकी जानकारी हमें मिलती है अकबर के यानी अकबरनामा की तीसरी जिल्द की। चलिए आगे देखेंगे। तो वैसे तो उसको आईने अकबरी कहा जाता था, लेकिन जो तीसरा वाला पार्ट है ना उसी को एग्जैक्ट बोला जाता है अकबरनामा। आगे देखिए, कह रहे हैं मुगल प्रशासन में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कह रहे हैं केवल ग्राम मुखिया के लिए? नहीं। केवल शक्तिशाली सरदारों के लिए? नहीं। केवल जहां लगा हो वैसे ही आपको अलर्ट हो जाना है। कह रहे हैं कि वो सारे के सारे बिचौलिए या वो सारे के सारे मध्यस्थ जो लोग टैक्स वसूल किया करते थे उनको कहा जाता था जमींदार। ठीक है, आगे देखिए। और ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो आप देखिए 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, 1527 में खानवा और 1528 में चंदेरी का युद्ध। तो ए का 2 देखिए, ए का 2 केवल 2 जगह है और बी का 1, ए का 2 बी का 1, ये देखिए ऑप्शन मिल गया हमको ए वाला। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अकबर ने धार्मिक चर्चाओं के लिए जो इबादत खाना है वो कहाँ बनवाया था? क्या दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? बताइए। तो अभी तो हम लोग देख के आ रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी में इनके द्वारा इबादत खाना बनवाया गया था, ऑप्शन सी सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, वतन जागीर, इसका संबंध मुख्य रूप से किनसे था? क्या ये मराठा से था, राजपूत था, अफगान या फिर जाट? बताइए वतन जागीर का संबंध किनसे है? तो ये संबंधित है राजपूत से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो वतन जागीर किससे संबंधित है? राजपूतों से। तो जब राजपूत शासक जैसे सिसोदिया हार जाते थे तो मुगल उन्हें उनकी जमीन वापस लौटा देते थे और उसी को कहा जाता था वतन जागीर। ठीक है, एनसीईआरटी की कलर की हुई पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार सरसरी निगाह से ही सही आप उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी संभावना रहती है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने के चक्कर में कुछ माइनर सी चीज़ें छूट जाएं, तो इस वजह से एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिएगा। जब्त व्यवस्था किन प्रांतों में लागू नहीं हो पाई? आप बताइए। दिल्ली और आगरा में तो लागू थी, गुजरात और बंगाल, हाँ यही देखिए कि गुजरात और बंगाल में साफ साफ लिखा था कि वहाँ पे जब्त जो प्रणाली है वो लागू नहीं हो पाई थी। आगे देखिए, 500 जात वाले मनसबदार का दर्जा 1000 जात वाले मनसबदार से कैसा था? भाई ऊंचा था। ठीक है, मतलब हायरार्की वाला रूल है ये, तो जितना ज़्यादा जात उतना ज़्यादा ऊंचा पद और उतनी ज़्यादा तुम्हारी औकात। फिर देखिए, किस मुगल सम्राट ने शिवाजी का अपमान किया था जिसके बाद वे आगरा की कैद से भाग निकले थे? तो ये कौन कर सकता है? वही जो सबसे कट्टर होगा, सबसे ज़्यादा इतिहास में विवादित शासक होगा, अर्थात औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन डी। हो गया खत्म, मुगल साम्राज्य निपट गया। अब एनसीईआरटी पढ़ने के अलावा और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू तो मैं खुद ही करवा दी हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट पॉलिटी भी कर लेंगे। पॉलिटी में वैसे कुछ खास है नहीं आज, लेकिन जो है उसको कर लेते हैं ताकि खत्म हो जाए, नहीं तो दिक्कतें बड़ी रहेगी। पता चल रहा है कि एक ही चैप्टर एक दिन में होगा तो कैसे काम चलेगा। तो हम लोग पॉलिटी चैप्टर 7 देखेंगे। एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 6 है दरअसल, और इसमें हम लोग मीडिया और डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। थोड़े बहुत पॉइंट्स हमने कवर भी कर लिए थे, लेकिन अभी स्टार्ट से एंड तक कर लेंगे। तो संचार माध्यमों को समझने वाली बात, ठीक है, जैसे हमने कुछ पॉइंट्स तो बता ही दिया था, जो मीडिया है वो क्या है, उसका मतलब कि शाब्दिक अर्थ वगैरह क्या होता है। तो एक बार फिर से बहुत फटाफट बताएंगे, क्योंकि ये वाला आधा जो चैप्टर है वो हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था। तो सुबह उठते ही हम लोग क्या काम करते हैं, आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं तो सबसे पहले बस भगवान जी का नाम लूँगी और उसके बाद तुरंत फ़ोन खोलती हूँ, क्या चल रहा है मोबाइल में मेरे। ठीक है, तो ये जो हम लोग सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं, या जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे वो न्यूज़पेपर वगैरह जाके देखते हैं, या फिर टीवी चला लेते हैं, देखें न्यूज़ देश दुनिया में क्या हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब ना मीडिया है, संचार का माध्यम है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि हम लोग जो अपने फ़ोन में खबर पहुँचती है उसको जो देखते हैं उसके पीछे किसका पैसा लगता है। ठीक है, चलिए फटाफट देखेंगे। तो मीडिया हम समझ गए, माध्यम इसको मीडियम शब्द से लिया गया है, ये सब हमने देखा हुआ था। परिभाषा क्या है? तो समाज के विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है उसी को हम लोग मीडिया कहते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग यहाँ से बोलेंगे वहाँ सुनाई देगा, ये क्या है? मीडिया है। ठीक है, टीवी पे एक साथ बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग मतलब कि टीवी पे जो न्यूज़ दिखाई जा रही है वो लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुँच रही है, मास मीडिया है। ठीक है, आगे देखिए, तो मेले की दुकान से लेकर के टीवी समाचार तक ये सारे के सारे मीडिया ही हैं, अर्थात मीडिया या माध्यम है किसका? संचार का। आगे देखिए, मास मीडिया मैंने बता दिया, जनसंचार माध्यम जिसकी पहुंच लाखों करोड़ों लोगों तक हो, फॉर एग्जांपल टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ देखिए
टीवी में जो भी चीज़ें होंगी वो हम और आप केवल यही 2 लोग देखेंगे क्या? नहीं, लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। आगे देखिए, तकनीक और पैसा, टेक्नोलॉजी और मनी की यदि हम बात करें तो पहले आपने देखा होगा पुराने ज़माने में टाइपराइटर हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी। आज देखिए चीज़ें कितनी बदल गई हैं। अब सैटेलाइट है, केबल है, इंटरनेट है, हमारे आपके पास सबके पास स्मार्टफ़ोन है, तभी तो आप हमसे जुड़े हुए हैं। और ये बहुत महंगा सौदा है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो वही न्यूज़ स्टूडियो में लाइटिंग वगैरह लगवाना, कैमरा सेट करना, साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाए उसके लिए रिकॉर्डर रखना, और सेटेलाइट वगैरह का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये काफ़ी महंगी चीज़ है, ठीक है? बहुत सस्ते में चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं। ये देखिए 1940 के दशक में जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है उसके आ जाने से क्या हुआ था, तो पत्रकारिता की दुनिया में काफ़ी चेंज आया था, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, इस वजह से फटाफट करते हुए चल रहे हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, तो टेलीविज़न का पापा, या ये कहें कि टेलीविज़न का पितामह टाइप का हो जाएगा ना, कि टेलीविज़न आने के पहले जो था उसे हम लोग क्या कहते थे? टेलीवाइज़र। टेलीविज़न का ये प्रारंभिक रूप था, और इस आविष्कार को किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन एल्वर्ड के द्वारा, और ये उसी के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है? ये देखिए जब आया था हमारा स्टार्टिंग में छपाई मशीन, ठीक है? तो छपाई मशीन में सबसे पहली जो चीज़ छापी गई थी वो थी बाइबल। किसके द्वारा लाया गया है? तो गुटेनबर्ग के द्वारा। अब देखिए अगर अमेरिका में तूफान आ रहा है तो हम लोगों को यहाँ तक खबर है। क्यों खबर है? क्योंकि बाबू सैटेलाइट है। सैटेलाइट का ये कमाल है, आज हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है? आगे देखिए, और ये सब फ्री में नहीं होता, सैटेलाइट को लॉन्च करने में बहुत पैसा लगता है। ये सब तो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा। अब हम देखेंगे मीडिया पैसे कैसे कमाता है, तो हमने देखा हुआ था एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाता है। कैसे? तो बार बार अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो उसमें एक ही ऐड को बार बार दिखाता है, हर 2-2 4-4 मिनट पे वो ऐड दिखाता रहता है। इसके पीछे का क्या कारण है कि आप लोग बार बार एक ही चीज़ का ऐड देखोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि चलो यार ट्राई करते हैं। तो जब ट्राई करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है जिसने वो विज्ञापन दिया था उसको पैसा मिलेगा, ठीक है? तो ये पैसे का साइकिल कैसे चलता है? किसी एक कंपनी के द्वारा विज्ञापन दिया गया टीवी को, ठीक है? टीवी ने आपको खूब विज्ञापन दिखाया, आपने खूब विज्ञापन देखा, खूब देखा, उसके बाद आप गए उसको खरीद लिए, ठीक है? खरीदे तो जो विज्ञापन देने वाला व्यक्ति है उसको लाभ हुआ, ठीक है? कुल मिला के लाभ टोटल हो किसको रहा है? तो विज्ञापन देने वाले को ही, ठीक है? तो ये साइकिल है जो ऐसे चलता रहता है विज्ञापन वालों का, ठीक है? और इतना तो समझ आ ही रहा है कि आखिरकार विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं? ताकि लोग खरीदें। फिर देखिए ये सब हो गया। अब हम देखेंगे मीडिया और लोकतंत्र, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को। किसका? लोकतंत्र का। और ये लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र इट मीन्स लोगों का तंत्र, जहाँ पे लोगों के द्वारा शासन किया जाता हो उसे हम कहते हैं लोकतंत्र, अर्थात जनता की आवाज़। देखिए एक कारखाने के बंद होने की खबर यहाँ पे दी गई है न्यूज़ ऑफ इंडिया में, और चक्का जाम करने वाले जो दंगाई हैं उनको बताया गया है कि भाई वो दंगा कर रहे हैं, मालिकों के साथ गलत हो रहा है। तो आप देखिए जैसे एक ही कोई न्यूज़ आती है, आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि एक ही न्यूज़ को लोग अलग अलग नज़रिए से पेश करते हैं, और आप जब जिस नज़रिए को पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको लगेगा कि यही वाला अंतिम सत्य है, मतलब ये जो कह रहा है यही सत्य है। तो ये चीज़ें ना मतलब कि क्या है, तो ये है हमारी लोकतंत्र, अर्थात जिसका मन है, जो मना है वो अपना बोल रहा है, लिख रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो, सब कुछ स्वतंत्रता से चल रहा है। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि हम लोग जब जिस न्यूज़ को पढ़ते रहते हैं हमको लगता है कि बस यही सत्य है। तो अगर आपसे कोई कहे कि अंतिम सत्य क्या है, तो अंतिम सत्य तो ये होना चाहिए कि केवल एक ही पक्ष को आप मत सुनिए, ठीक है? सामने वाला ये भाई साहब जो कह रहे हैं इनको भी सुनिए और इनको भी सुनिए, दोनों लोगों को सुनने के बाद आप खुद अपना निर्णय निकालिए, ठीक है? तो अंतिम सत्य क्या हो जाएगा कि आप जो निर्णय निकालेंगे वो, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे, इसको आप पढ़िएगा, इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस बताया गया है कि कैसे जब मालिक के पक्ष में लोग बोलते हैं तो ये बता के बोलते हैं कि बताओ मालिक का नुकसान कर रहे हैं, चीज़ें इतना नॉर्मल है, उसके बाद भी लोग धरना प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है? जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, जब बच्चे धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो उन पे लाठीचार्ज होता है, और उसके पीछे कारण क्या बताया जाता है? एक तो सीट खाली नहीं है, शिक्षक छात्र अनुपात पहले से ही बराबर है, इसके बाद भी ये लोग आके रोड जाम किए हुए हैं, हुड़दंगई मचा रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। तो अगर केवल और केवल न्यूज़ में यही चीज़ दिखाई जा रही है, ये बताया ही नहीं जा रहा है कि पिछले 7-8 सालों से जो बेचारे बच्चे हैं वो डीएलएड कर करके अपने माँ बाप को उम्मीद दिए हैं कि बाबू पापा रुक जाओ ना, अब की शादी मत करो ना, टीचर बन जाने दो ना, ये वो बता ही नहीं रहे हैं मीडिया वाले। तो फिर आप क्या सोचेंगे? आपको तो यही लगेगा बताओ भला कितना गलत कर रहे हैं,
बच्चों को ऐसा करना चाहिए क्या? बच्चों को ऐसा चक्का जाम करना चाहिए क्या? तो ये वही चीज़ है, मीडिया आपको क्या दिखा रहा है, आप उसी के पीछे भाग जाओगे, आपको लगेगा बस बस यही सत्य है, ठीक है? चलिए, और वही यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं निष्कर्ष, दोनों ही रिपोर्ट अधूरी, अर्थात जो दोनों ये खबरें आपको देखने को मिल रही हैं ना, न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, चाहे ये वाली हो चाहे इसके पहले वाली हो, ये दोनों ही अधूरी हैं। पूरी कब होंगी? तो संतुलित रिपोर्ट कब कहलाती है? तो संतुलित रिपोर्ट का मतलब है जो दोनों ही पक्षों को दिखाए, यानी कि जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे का क्या कारण है उसको भी दिखाए, और सरकार के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया है उसको भी दिखाए, यानी कि दोनों पक्ष और विपक्ष को कवर करे। उसके बाद छोड़ दे जनता पे कि आप बताओ बाबू क्या सही है, क्या जो बच्चे कर रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन ऐसा मीडिया करती नहीं है, मीडिया तो बस यही करेगी कि अरे सरासर गलत हो रहा है, बताइए सीट खाली नहीं है बावजूद इसके धरना प्रदर्शन हो रहा है, चक्का जाम किए बैठे हैं, कितनी समस्या है बताइए भला। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो उसे आप ना ये मत समझिए कि वो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र नहीं, वो कुछ और ही तंत्र है। अब हम देखेंगे सेंसरशिप और एजेंडा क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आखिरकार सेंसरशिप क्या है, और ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग भले ही मीडिया की बुराई करते रहते हैं कि मीडिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, वहाँ पे लोग लड़वाने के लिए ही आते हैं। आप लोगों ने खान सर का नाम, मतलब खान सर से तो सुना ही होगा कि विष कन्याएं सच संवर के आती हैं, 2 लोगों को लड़वाती हैं। तो आखिर ये जो वहाँ पे बैठे हुए लोग ये सब कर रहे हैं, क्या वो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं? क्या मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है? वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि देखो बाबू, मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके मुख्यतः 2 कारण है। पहला कारण क्या है कि सरकार का उन पर नियंत्रण। कैसे? तो जब समाचार सरकार, मतलब कि जब सरकार समाचार के किसी भी एक अंश को, फिल्म को या फिल्म के किसी दृश्य को या फिर गीत वगैरह को मतलब कि जन समुदाय तक पहुंचने से रोक देती है। जैसे कोई एक मूवी बनी, ठीक है, उस मूवी में कोई एक ऐसा हिस्सा है जो मोदी जी की बुराई कर रहा है, मोदी जी क्या करेंगे? कट करो इसको। तो ये जो मोदी जी के द्वारा उस हिस्से को कट किया गया, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सेंसरशिप। अर्थात मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, सरकार उस पर लगाम कसती है सेंसरशिप के माध्यम से, ठीक है। और भारत देश में ऐसा आज ही नहीं, पहले भी हुआ है। कब हुआ है? तो इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है वो है 1975 से 1977 का काल इट मीन्स वो समय। और इसमें हुआ क्या था? तो हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी थी। क्या लगी थी? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो उस टाइम पे सब कुछ एकदम कंट्रोल था। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं जब सरकार किसी खबर, फिल्म या गीत को रोकने का आदेश देती है तो वो क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है सेंसरशिप। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है सेंसरशिप के माध्यम से न्यूज़ वगैरह को या मीडिया को। आगे देखिए, एजेंडा तय करना। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि मीडिया वाले आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप वही देखोगे और आप उसी तरह का निर्णय निकाल लोगे जो मीडिया वाले आपको दिखा रहे हैं। जैसे मीडिया ये तय करता है कि क्या ज़रूरी है। एग्जाम्पल, जैसे कोई स्कूल है और उसमें एनुअल फंक्शन है। आप देखिए, नॉर्मल जो स्कूल में एनुअल फंक्शन है मीडिया उसको कवर नहीं करेगी, लेकिन अगर उस एनुअल फंक्शन में कोई VIP आ रहे हैं, सपोज दैट मोदी जी स्वयं आ रहे हैं, तो आप देखो फिर चारों तरफ मीडिया में वही खबर रहेगी। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आप देखिए कि हमेशा ही कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते रहे होंगे, लेकिन इस बार अभी कुछ दिनों पहले की खबर थी, वहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ चीफ गेस्ट आए हुए थे बच्चों को संबोधित करने के लिए। तो देखिए कितना ज़्यादा हंगामा हुआ था, चारों तरफ बस यही चीज़ दिखाई जा रही थी। उसके पहले और वो कुछ दिखाने को खाली नहीं है। तो ये वही है एजेंडा तय करना, ठीक है। यहाँ देखिए, एजेंडे का ही एक एग्जाम्पल है कि जैसे जो फैशन वीक वगैरह होता है उसमें अमीरों के कपड़े तो दिखाए जाते हैं, लेकिन जो गिरती हुई झोपड़पट्टियाँ हैं उनके बारे में नहीं दिखाया जाता, और ये सरासर गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए कि संचार माध्यमों में जो फैशन शो है ना, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। चलिए यहाँ नोट में देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक यानी कि कोको कोला में कीटनाशक की जो खबर है वो मीडिया के द्वारा दिखाई गई थी, जिससे क्या हुआ कि लोग जागरूक हुए, उनको ये समझ आया कि देखो ये कोको कोला पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये एक अच्छा काम था। लेकिन फैशन वीक में केवल और केवल कपड़े दिखाए जा रहे हैं, जो अन्य गरीब लोग हैं उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में कोई खबर नहीं ले रहा है, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये मीडिया को भ्रष्ट बना देता है। आगे देख, और ये तो आपको पता ही होगा कि जो मीडिया है केवल ऐसा नहीं है कि केवल मतलब कि सरकार के द्वारा ही वो कंट्रोल होती, नहीं, कुछ तो प्रतिष्ठित जो कंपनीज वगैरह हैं वो भी उनको कंट्रोल करती हैं। तो ये सब भी आपको पता है। कुछ जो पॉइंट्स है वो हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ है। अब हम आज जो है इसमें केवल और MCQ देखेंगे। ये क्वेश्चन बन जाता है लोकल मीडिया का, ठीक है। जैसे आप देखिए, आपको ये जान करके थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि बहुत छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं ना उसको मीडिया नहीं उठाती है।
तो उसको उठाने के लिए कई सारे लोग खुद ही आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, स्थानीय संचार माध्यम कह रहे हैं कि आपको ये जान करके आश्चर्य हो सकता है कि संचार माध्यम जो है वो उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेते हैं जिनका संबंध साधारण लोग या उनके जनजीवन से है। इसीलिए कई स्थानीय समूह अपना स्वयं का ही संचार माध्यम स्टार्ट करने के लिए आगे आए। कई लोग सामूहिक रेडियो के द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के जो मूल्य वगैरह हैं उसके बारे में बताते हैं, उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में भी परामर्श वगैरह देने का काम करते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाली जो वीडियो हैं उसको बनाते हैं और बहुत ईजी वे में, अर्थात बहुत ज़्यादा मतलब कि सब कुछ 3D ना हो, बहुत मतलब एकदम प्रोफेशनल ना हो, तो उस तरह से भी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाना, ये सारे काम करते हैं ताकि जो ये छोटे छोटे समुदाय के लोग हैं वो भी जागरूक हो सकें। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि दूसरा एग्जाम्पल, और वो क्या है, वो है खबर लहरिया। अब ये खबर लहरिया क्या है, ये न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, खबर लहरिया नामक एक न्यूज़पेपर है जो कि कहाँ से निकलता है, तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से निकाला जाता था। और किनके द्वारा, तो टोटल 8 दलित महिलाएं हैं जिनके द्वारा ये निकाला जाता था और हर 15वें दिन में आता था, मतलब डेली नहीं आता था, 15 दिन में एक बार आता था। स्थानीय भाषा यानी बुंदेली लैंग्वेज में, और इसमें टोटल 8 पेज हुआ करते थे। समाचार पर दलितों से संबंधित विषय, स्त्रियों के प्रति जो हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित जो रिपोर्ट वगैरह है वो आती है। और इस समाचार को पढ़ने वाले लोग कौन हैं, किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने भी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। ठीक है, तो खबर लहरिया से आपसे क्या पूछा जा सकता है, कहाँ से निकलता था, यूपी के चित्रकूट से, संचालन 8 दलित महिलाओं के द्वारा, भाषा बुंदेली, और मुद्दे क्या है, तो दलितों की समस्याएं और महिलाओं पर हिंसा जो हो रही है उससे संबंधित जानकारी। ठीक है, तो आप देखिए जो बड़े बड़े चैनल होते हैं ना, एक तो वो लोग विज्ञापन दिखाने का बहुत भारी भरकम पैसा लेते हैं। हमने देखा था ना कि 1000 से लेकर के 1 लाख तक का विज्ञापन आ सकता है, 2 मिनट का विज्ञापन, 1 मिनट का विज्ञापन। तो वही चीज़ है कि जो बड़े चैनल वाले हैं ना, वो गांव की खबर क्यों दिखाएंगे, उनको विज्ञापन तो मिलेगा नहीं उस पर तो फिर गाँव के लोग अपना खुद का ही अखबार निकाल लेते हैं, चल भैया खबर लहरिया के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो न्यूज़ वगैरह है उसको खुद ही कवर कर लेंगे ताकि लोग जागरूक रहें। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट एमसीक्यू देख लेंगे कि मीडिया के संदर्भ में, अब दिख रहा होगा दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहा है, कि मीडिया के संदर्भ में संतुलित रिपोर्ट क्या होती है, बताइए। वो रिपोर्ट जो सरकार का पक्ष लेती है, बिल्कुल नहीं। जो केवल व्यापारिक मालिकों पर विचार विमर्श करती है, नहीं। वो रिपोर्ट जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है और पाठकों को अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए, कह रहे हैं कि विच पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज कंसिडर्ड द वर्स्ट फॉर मीडिया सेंसरशिप, बताइए वो कौन सा समय था जो मीडिया के सेंसरशिप के लिए सबसे बुरा था, तो वही आपातकाल 1975 से 1977। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जब सरकार किसी समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी व्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से रोक देती है तो उसे क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं वर्तमान समय में मीडिया का स्वतंत्र होना कठिन क्यों है, बताइए। कह रहे हैं क्योंकि पत्रकार अच्छे से प्रशिक्षित नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संचार माध्यमों यानी मीडिया और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बीच घनिष्ठ संबंध है, समझ रहे हैं। अगर सरकार सेंसरशिप नहीं भी लगा रही है तो वो लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बड़े प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठानों वाले जो लोग हैं, उनको ना दुखाया जाए, उनका दिल ना दुखे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोटा पैसा ऐड के रूप में वही देंगे। चलिए आगे देखें, कह रहे हैं कि जब मीडिया ये तय करता है कि किन कहानियों, घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और इस प्रकार हमारे विचार और भावनाओं को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कह देते हैं हम लोग एजेंडा या मसौदा तय करना, ऑप्शन सी वाला। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अध्याय में किस विशिष्ट एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताया गया है कि मीडिया ने जन सुरक्षा के लिए सकारात्मक रूप से एजेंडा तय किया, बताइए। कह रहे हैं फैशन वीक पर रिपोर्ट, या फिर क्रिकेट विश्व कप पर रिपोर्ट, या फिर कोको कोला में कीटनाशकों के स्तर पर जो रिपोर्ट आई वो, बस यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। आगे देखिए, खबर लहरिया के बारे में पूछ रहे हैं कि नामक स्थानीय जो समाचार पत्र है ये किन के द्वारा चलाया जाता था, तो हमने अभी देखा कि चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाएं हैं उनके द्वारा। आगे देखिए, स्थानीय समाचार पत्र जो खबर लहरिया है कौन से लैंग्वेज में आता था, बुंदेली लैंग्वेज में। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि सरकार या निजी संस्थाओं के द्वारा बनाए गए ऐसे विज्ञापन जिनका उद्देश्य समाज में किसी बड़े संदेश, जैसे रेलवे ट्रैक सुरक्षित पार करना है, इस तरह का जो प्रसारण करना होता है उसको क्या कहते हैं,
ये वाणिज्यिक विज्ञापन नहीं होते हैं, ये राजनीतिक विज्ञापन भी नहीं होते, ये होते हैं सामाजिक विज्ञापन। आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ ऐड वगैरह लिखे रहते हैं कि आप लोग कैसे सुरक्षित जो है रेलवे को क्रॉस करें। जब ट्रेन आ रही हो तो ज़बरदस्ती फाटक को मतलब कि क्या कहते हैं उसको, गलत तरीके से पार करने की कोशिश ना करें। मैंने देखा हुआ है ट्रेन जब आने वाली हो, फाटक जो गिरा दिया जाता है, जो भी उसको बोलते हो, तो मैंने देखा था कि एक व्यक्ति अपनी बाइक को उठा के लेके चले जा रहे थे तो ये सब जो काम है ना, ये ना करें, ठीक है। सुरक्षित वाहन चलाएं। कुल मिलाकर के इस तरह के जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो किस नियत से दिए जाते हैं, तो वो सोशल एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि उसमें पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है कि लोग सुरक्षित रहें। आगे देखिए, कह रहे हैं लोकतंत्र में एक नागरिक के रूप में किसी समाचार रिपोर्ट का विश्लेषण कैसे करना चाहिए, बताइए। क्या इसे पूरी तरह से सत्य मान लेना चाहिए कि बस न्यूज़ वाले जो दिखा रहे हैं वही अंतिम सत्य है? नहीं। ये प्रश्न पूछकर कि किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया जाए, और मतलब कि किसका दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। फिर देखिए, खत्म हो गया तब क्या देखें, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा बस आज ट्राई किया है। आप लोग बताइएगा अगर ये तरीका ठीक होगा तो करेंगे, वरना इसको नहीं अपनाएंगे। फिर हम लोग जैसे एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं वैसे ही करते चलेंगे। अब यही है कि जैसे आप देखिए इस तरह से नोट्स के माध्यम से मैंने इसको बनाया, तो बहुत टाइम में है, बहुत समय दिया है, 4-5 घंटे इसको हमने बनाया। इसमें से मतलब कि पॉइंट्स निकाले, फिर उसको टाइप करना, ये सब एक लंबा प्रोसेस था, ठीक है। तो हमको तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप देखिए कि एक दिन में 2 चैप्टर्स निपट गए हैं 1-1.5 घंटे की ही वीडियो में, जो कि सामान्यतः नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से आप बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। अगर इस पे आप लोग कहेंगे कि हाँ ये नोट्स वगैरह दीजिए और एनसीईआरटी को हाईलाइट करके दीजिए, हम पढ़ लेंगे, तो फिर ये तरीका रहेगा। नहीं, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। बस टाइम कम है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ फिलहाल के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है, कौन से तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। फिर मिलते हैं। पिछली वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूला करें, और वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।